नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी क्षेत्रों में विकास के लिए योजनाओं की शुरुआत की। सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी और अमृत के दूसरे चरण के परिचालन दिशा निर्देश जारी किए। लोकसभा की 3 सीटों और 14 राज्यों की विधानसभा की 30 सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान आज समाप्त, मतदान शनिवार को। शिक्षा मंत्रालय ने 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम ITP को अधिसूचित किया। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से पंजीकरण शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के प्राचीन मलाड़ा गांव भीषण आग दुर्घटना में दर्जनों घर और 150 लोग प्रभावित। प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 103 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.19%। जापान में परमाणु बम हमले में बचे 96 वर्षीय सुनाओ सुबोई का निधन। और अबुधाबी में 2020 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। स्कॉटलैंड के साथ मैच में नामीबिया टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में निखिल कुमार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 103 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 55,89,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 13,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 14,000 से अधिक मरीज कोविड से स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 35,97,000 से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 98.19% है। पिछले 24 घंटों में 585 कोविड मरीजों की मौत हुई है। इन्हें मिलाकर अब तक 4,55,000 से अधिक मरीज इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। देश में अब तक 60 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड जांच हो चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुधार हमेशा गरीबों की आवश्यकता के अनुरूप रहे हैं। उन्होंने सकल घरेलू उत्पाद को लेकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है। नई दिल्ली में लोकतंत्र में शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दशक के कामकाज की समीक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी ने देश के सभी क्षेत्रों में विकास के लिए योजनाओं की शुरुआत की। गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देशभर में गरीबों की मदद के लिए 19 लाख करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में भेजे गए। जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम चालू हुई, विधवा सहाय का पैसा सीधा विधवा के बैंक अकाउंट में चला गया। वृद्ध सहाय का पैसा सीधा वृद्ध के घर में चला गया। कोरोना आया, 20 करोड़ माताओं को 500 रुपया हर महीने दिया नरेंद्र मोदी जी ने। दिव्यांगों को दिया। जब सीधा इसके अकाउंट में चला गया, बिचौलिया ही नहीं बचा। आधा पैसा लोग खा जाते थे, उससे बचे। तब मालूम पड़ा कि जनधन योजना क्या है। अब तक 19 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत लोगों के घर में पहुंच गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और अमृत के दूसरे चरण के दिशा निर्देशों के पालन की शुरुआत की। स्वच्छ भारत से संबंधित विभिन्न लोगों और संस्थाओं के साथ विचार विमर्श और उनकी सलाह के अनुरूप इन दिशा निर्देशों की रूपरेखा तैयार की गई है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि इन दोनों मिशनों के दूसरे चरण से देश वास्तव में एक स्वच्छ देश में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरे पक्ष के आधार पर देश 2019 में ODF यानी खुले में शौच करने की प्रवृत्ति से मुक्त हो चुका है। अब ODF प्लस और ODF प्लस प्लस के लिए काम शुरू किया जा रहा है। श्री पुरी ने बताया कि कचरा मुक्ति अभियान से जलवायु तंत्र में बड़ा बदलाव होगा। उन्होंने बताया कि अमृत मिशन के माध्यम से केवल 500 शहरों में कार्य किया गया। अब सभी शहरों को इस मिशन के अंतर्गत लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से न केवल नल से जल उपलब्ध होगा, बल्कि लोगों को पानी के वास्तविक महत्व का भी पता चलेगा। लोकसभा की 3 सीटों और 14 राज्यों की विधानसभा की 30 सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान आज समाप्त हो गया। मतदान शनिवार को होगा। लोकसभा उपचुनाव मध्य प्रदेश में खंडवा, हिमाचल प्रदेश में मंडी और दादरा नगर हवेली सीट के लिए कराए जाएंगे। विधानसभा उपचुनाव असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की 3-3, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक की 2-2, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड और तेलंगाना की 1-1 सीट के लिए होगा।
असम में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित उपचुनाव सुनिश्चित कराने के लिए चुनाव के दिन की कार्यवाही की निगरानी के लिए सभी 1135 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किया जाएगा। 5 सीटों के लिए कुल 31 प्रत्याशी मैदान में हैं। मेघालय में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, होमगार्ड और राज्य पुलिस की 4 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुक्त, खुले और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र पर भारत द्वारा विशेष ध्यान केंद्रित करने तथा क्षेत्र में आसियान की केंद्रीयता पर जोर दिया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रुनेई द्वारा आयोजित 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि भारत सभी देशों की नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रभुसत्ता तथा क्षेत्रीय अखंडता के साझा मूल्यों की सशक्त सम्मान के प्रति वचनबद्ध बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वे कल 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन भारत प्रशांत सागर क्षेत्र के महत्वपूर्ण नेताओं का मंच है। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। इस मंच ने पूर्वी एशिया के सामरिक और भौगोलिक राजनीतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया है। आसियान के 10 सदस्यों के अलावा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस शामिल हैं। भारत संस्थापक सदस्य होने के नाते पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को सशक्त और सामयिक चुनौतियों से निपटने के लिए इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वचनबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन रविवार से ब्रिटेन के ग्लासगो में शुरू होगा। पेरिस जलवायु समझौते के बाद सबसे महत्वपूर्ण यह सम्मेलन 12 नवंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन और जलवायु सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार से रोम और ग्लासगो की 5 दिवसीय यात्रा पर होंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने 2050 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए अपने देश की दीर्घावधि प्रतिबद्धता योजना कल जारी की। ब्रिटेन इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। 26वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धता पूरी करने में विकसित देशों के विलंब के बारे में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में पर्यावरणविद डॉक्टर सीके वार्ष्णेय ने कहा कि भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉक्टर वार्ष्णेय ने कहा कि भारत ने विश्व के अन्य देशों की तुलना में कार्बन स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया है। Our total contribution at present is only 7%. And also if we take per capita emission of carbon dioxide, then we are well below the global average. In fact, look at our population and look at the developmental stage. We have not really used any of the carbon space which others have already utilized. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आगामी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले विश्व के नेताओं के बीच वैश्विक पर्यावरण कार्य योजना संबंधी मतभेद दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री गुतेरेस ने कहा कि रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न राष्ट्रों के संकल्पबद्ध योगदान और अन्य देशों की प्रतिबद्धताओं के बावजूद धरती के तापमान में पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 2.7 डिग्री सेल्सियस की खतरनाक वृद्धि होने जा रही है। उन्होंने कहा कि ये संकटपूर्ण स्थिति है और उत्सर्जन अंतराल नेताओं के बीच मतभेदों का परिणाम है। भारत ने चीन के नए सीमा कानून लाने के एकपक्षीय निर्णय पर चिंता व्यक्त की है। इससे सीमा प्रबंधन पर वर्तमान द्विपक्षीय सहमति और सीमा पर प्रभाव पड़ सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि ऐसे एकपक्षीय कदम का उन पहले दोनों पक्षों द्वारा सहमति वाले मुद्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भले ही ये सीमा के प्रश्न पर हो या भारत चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ शांति और सद्भाव बनाए रखने से संबंधित हों। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ये आशा करता है कि चीन इस नए एकपक्षीय अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने से बचेगा, जिससे भारत चीन सीमा क्षेत्रों के अंतर्गत स्थिति में एकपक्षीय परिवर्तन हो सकता है। श्री बागची ने कहा कि भारत इस बात से अवगत है कि चीन ने 23 अक्टूबर को एक नया भूमि सीमा कानून पारित किया था। इस अधिनियम में कहा गया है कि अन्य बातों के अलावा भूमि सीमा मामलों पर आपस में कुछ देशों द्वारा स्वीकृत या ऐसे देशों द्वारा की गई संधियों का चीन पालन करता है। इस अधिनियम में सेना क्षेत्रों में जिलों का पुनर्गठन किए जाने का भी प्रावधान है। श्री बागची ने कहा कि भारत और चीन ने अभी सीमा से संबंधित मुद्दों का समाधान नहीं किया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद, समुद्री डकैती, मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर खतरों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2021 के उद्घाटन सत्र में श्री सिंह ने कहा कि क्षेत्र में इस तरह की चुनौतियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं और इससे निपटने की जिम्मेदारी सभी की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत समुद्र से संबंधित कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन के अनुसार सभी राष्ट्रों के अधिकारों का सम्मान करने को प्रतिबद्ध है। India is committed to respecting the rights of all nations as laid down in the UN Convention on the Law of Seas, UN Clause 1982. We are fully determined to protect the legitimate rights and interests of our country in relation to our territorial water and exclusive economic zone while supporting the maintenance of rule-based maritime system as mandated under UN Clause 1982. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में मुक्त, खुले और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र पर फिर से जोर दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाओं ने देश के सभी क्षेत्रों के विकास में योगदान दिया। सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी और अमृत के दूसरे चरण के परिचालन दिशा निर्देश जारी किए। लोकसभा की 3 सीटों और 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान आज समाप्त, मतदान शनिवार को। शिक्षा मंत्रालय ने 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम ITEP को अधिसूचित किया। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से पंजीकरण शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के प्राचीन मलाड़ा गांव भीषण आग दुर्घटना में दर्जनों घर और 150 लोग प्रभावित। प्रधानमंत्री ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 103 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.19%। जापान में परमाणु बम हमले में बचे 96 वर्षीय सुनाओ सुबोई का निधन। और अबुधाबी में 2020 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। स्कॉटलैंड के साथ मैच में नामीबिया टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वैश्विक महामारी के बाद भारत में औषधि क्षेत्र में निवेश बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों के हित में काम करती रही है। निवेशकों के सम्मेलन में श्री मांडविया ने कहा कि विश्व की प्रमुख कंपनियों को भारत को निवेश का उत्तम स्थल बनाने के सरकार के प्रयास का फायदा उठाना चाहिए। श्री मांडविया ने कहा कि भारत दुनिया को किफायती दवाएं उपलब्ध करा रहा है। इंडिया इज ए फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड, ऐसा हम बोलते हैं और केवल बोलते नहीं है, हम करते भी है। दुनिया में आज जेनेरिक मेडिसिन लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर इंडिया है। हमने दुनिया को मेडिसिन दिया, दुनिया को मेडिसिन दे रहे हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को मानते हैं, यानी कि हम इंडिया में मेडिसिन पैदा करें, लेकिन हम हमारे लिए बाद में कर रहे हैं। हमारे लिए बिजनेस बाद में है, पहले दुनिया को एफोर्डेबल मेडिसिन कैसे मिले वो हम देखते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 103 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 55,89,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 13,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 14,000 से अधिक मरीज कोविड से ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.19% है। महाराष्ट्र सरकार ने दिवाली के मद्देनजर लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
सरकार ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर कम हुई है, लेकिन कोरोना का डर बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने दिवाली पर्व पर लोगों से भारी संख्या में एकत्र न होने की अपील की है। दिवाली के लिए महाराष्ट्र सरकार के नवीनतम दिशा निर्देश में कहा गया है कि यह अनिवार्य है कि नागरिक त्योहार मनाते समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उचित सावधानी बरते। सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि त्योहार बिना भीड़भाड़ किए बहुत ही सरल तरीके से मनाया जाना चाहिए। सरकार ने लोगों से आभूषणों की दुकानें और बाजारों में भीड़ से बचने के लिए कहा है। सरकार ने यह भी आगाह किया है कि बुजुर्ग नागरिकों को साथ साथ छोटे बच्चों को विशेष रूप से घर से ज्यादा बाहर न जाए। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। शिक्षा मंत्रालय ने 4 वर्ष के समेकित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम ITEP के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये दोहरी प्रमुख पूर्ण स्नातक डिग्री है, जिसके अंतर्गत BA, BEd, BSc BEd और BCom BEd की डिग्री दी जाएगी, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित शिक्षक शिक्षा से संबंधित प्रमुख आज्ञा पत्रों में से एक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2030 से शिक्षकों की नियुक्ति ITPE के जरिए की जाएगी। ये डिग्री प्रारंभ में प्रायोगिक रूप से देश के लगभग 50 चुने हुए बहुविषयक संस्थानों द्वारा की जाएगी। पाठ्यक्रम की शुरुआत 2022-23 के शिक्षा सत्र से की जाएगी। इसके लिए प्रवेश राष्ट्रीय साझा प्रवेश परीक्षा के जरिए राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी द्वारा किया जाएगा। ये पाठ्यक्रम बहुविषयक संस्थानों में शुरू किया जाएगा और स्कूल शिक्षकों के लिए ये न्यूनतम स्नातक योग्यता होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज पेगासस मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना की और उस पर आरोप लगाया कि वो इस मामले में झूठ फैला रहा है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि न तो कांग्रेस और न ही इसके नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अदालत में दस्तक दी थी। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने इस मामले की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग करते हुए एक शपथ पत्र दिया था, जिसे उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने पेगासस मुद्दे को बनावटी विवाद बताते हुए आरोप लगाया कि श्री गांधी इस मुद्दे पर झूठ फैला रहे हैं। जहां तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, विडंबना यह है कि राजनीति में उनकी इंटरेस्ट है नहीं, तो किस प्रकार से दूर खड़े होकर केवल भ्रम की राजनीति करना और देश में एक झूठे नैरेटिव को फ्लोट करना, वैमनस्यता पैदा करना, ये प्रयास कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की हर विषय में रही है। और हर विषय में भारतीय जनता पार्टी को वो कितने भी कटघरे में खड़े करने की कोशिश करे, चाहे वो रफाल का विषय हो, चाहे अन्य मुद्दे हो, जो लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस और सत्यता पे विश्वास करते हैं, सत्य की ही जीत होती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा संकल्पित नाग नदी पुनरुद्धार परियोजना को वित्त व्यय समिति ने स्वीकृति दे दी है। ये नागपुर के लोगों के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना है। श्री गडकरी ने बताया कि मंत्रिमंडल की अनुमति के बाद इस नदी से संबंधित 2117 करोड़ रुपए की परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस परियोजना के काम को पूरा करने के लिए 8 वर्ष का समय तय किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत 3 जल मल शोधन परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। 27 अक्टूबर महान स्वाधीनता सेनानी, क्रांतिकारी और पत्रकार ब्रह्म बांधव उपाध्याय की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 11 फरवरी 1861 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के खानान गांव में हुआ था। जब वे हाई स्कूल में थे तो वे राष्ट्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वो स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। कोलकाता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में स्वामी विवेकानंद उनके सहपाठी थे। ब्रह्म बांधव युद्ध कला सीखने और अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए ग्वालियर राज की सेना में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने 2 बार कोशिश भी की, लेकिन महाराजा की नीतियों के कारण हताश होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। वे पहले से ही ब्रह्म समाज के सक्रिय सदस्य थे। अपने बहुत से समकालीन लोगों की तरह ब्रह्म बांधव भी राष्ट्रीय गौरव की स्थापना के साथ आध्यात्मिक शांति भी चाहते थे। वे
1888 में ब्रह्म मिशनरी के रूप में सिंध गए। उनकी जीवनी में लेखक जूलियस लिपनर ने लिखा है कि ब्रह्म बांधव ने नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसकी पहचान 19वीं सदी की पहली छमाही में उभरने लगी। ब्रह्म बांधव रविन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद के मित्र थे। लिपनर के अनुसार विवेकानंद ने क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की, ब्रह्म बांधव ने इस ज्वाला को और तेज किया, उसकी रक्षा की और बलिदान दिया। ब्रह्म बांधव ने बंगाली अखबार संध्या का संपादन किया और अंतिम सांस तक इसके संपादक रहे। उन्होंने संध्या और बंगला साप्ताहिक युगांतर के माध्यम से स्वराज और स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद और यूरोपीय सांस्कृतिक आधिपत्य के खिलाफ सोफिया में अंग्रेजी भाषा में भी लेख लिखे। 10 सितंबर 1907 को ब्रह्म बांधव को गिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया। ब्रह्म बांधव ने अदालत में अपने बचाव से मना कर दिया। इसके बाद 23 सितंबर 1907 को बैरिस्टर चितरंजन दास के माध्यम से अदालत में उनका बयान जमा कराया गया। बयान में ब्रह्म बांधव ने कहा कि वे संध्या के प्रकाशन, प्रबंधन और संचालन की सभी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। ब्रह्म बांधव ने ये भी कहा कि 13 अगस्त 1907 को अखबार में प्रकाशित लेख उन्होंने ही लिखे थे। उन्हीं में से कुछ लेखों को उत्तेजक मानते हुए ब्रह्म बांधव के खिलाफ मुकदमे का आधार बनाया गया था। ब्रह्म बांधव ने मुकदमे की कार्यवाही में शामिल होने से मना कर दिया था। दरअसल उन्हें विश्वास था कि स्वराज के ईश्वर नियुक्त मिशन का हिस्सा बनने के कारण उन्हें किसी भी तरह से लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सुनवाई के दौरान ब्रह्म बांधव के पेट में दर्द हुआ और उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उनकी सर्जरी की गई, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ और 27 अक्टूबर 1907 को उनका निधन हो गया। महज 46 वर्ष के जीवन में ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष में सच्चे मन से भाग लिया। 27 अक्टूबर क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी जतीन्द्र नाथ दास की जयंती भी है। उनका जन्म कोलकाता में 27 अक्टूबर 1904 में हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही वे 1921 के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। लाहौर षड्यंत्र केस के संबंध में 14 जून 1929 को उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर क्रांतिकारियों के साथ ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या का आरोप था। राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के धर्म योद्धा के रूप में जतिन ने कैदियों के साथ अंग्रेजों के बुरे बर्ताव के विरोध में लाहौर सेंट्रल जेल में 63 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल के दौरान जतिन को तमाम तरह की यातनाएं दी गईं। आखिरकार 13 सितंबर 1929 को जतिन ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें भारत का युवा दधीची कहा था। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया और निजी टीवी चैनलों को समाचार कार्यक्रमों, रिपोर्टों और बुलेटिन के दौरान आजादी का अमृत महोत्सव लोगो दिखाने का परामर्श जारी किया है। सभी समाचार पत्रों और चैनलों को भेजे गए पत्र में मंत्रालय ने कहा कि भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने के सिलसिले में आजादी का अमृत महोत्सव अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देशव्यापी समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान के अंतर्गत देश के स्वतंत्रता संग्राम के गौरवमयी इतिहास और पिछले 75 वर्ष के दौरान सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक प्रगति की यात्रा से संबंधित आयोजन किए जा रहे हैं।
अमृत महोत्सव इस वर्ष 12 मार्च से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 15 अगस्त को समाप्त होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के प्राचीन मलाणा गांव में आज तड़के भीषण आग लग गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक घर जलकर खाक हो गए। इसमें 150 लोग प्रभावित हुए। स्थानीय दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग से संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि लकड़ी से बने 12 से 16 घर पूरी तरह जल गए। प्रभावित गांव में राहत सामग्री भेज दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग से प्रभावित परिवारों के प्रति दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक परिषद ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में सांबा, बांदीपोरा, गांदरबल और पुंछ जिले में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के लिए अदालतें खोलने का निर्णय लिया है। प्रशासनिक परिषद ने नए न्यायालयों के लिए 4 जिलों में 10 श्रेणी के 40 नए पद बनाए हैं और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वेतन के लिए 2,58,00,000 से अधिक तथा अन्य सरकारी खर्चों के लिए लगभग 22 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वे बहुत ही जल्द एक नई राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के बारे में निर्णय लिया जा चुका है और निर्वाचन आयोग से इसकी अनुमति ली जा रही है। Our lawyers are today working with the Election Commission. So let us wait for the Election Commission to decide. But our lawyers are on the job and we have made a request for symbol and we have made a request for names also. चंडीगढ़ में श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस के कई नेता और विधायक उनके संपर्क में हैं और उनकी पार्टी पंजाब में सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 61,143 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 18,211 दर्ज हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 75 रुपए 3 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 47,890 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी 65,080 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी और ब्रेंट कच्चे तेल के दाम $85.50 प्रति बैरल के आसपास रहे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को गतिशील करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 5वें एसोचैम सम्मेलन में श्री चंद्रशेखर ने कहा कि कुछ लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा व्यापार हो सकता है, लेकिन सरकार के लिए इसका इस्तेमाल शासकीय व्यवस्था, कृषि कामकाज, रक्षा, सुरक्षा और गुप्तचर संबंधित कार्यों में इससे बेहतरी होगी। परमाणु हथियारों के खिलाफ अभियान में सक्रिय जाने माने जापानी नागरिक सुनाओ सुबोई का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे विश्व के पहले परमाणु बमबारी को भी झेल चुके हैं। 6 अगस्त 1945 में जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, उस समय वे कॉलेज जा रहे थे और पूरी तरह से झुलस गए थे। इस परमाणु बम हमले में लगभग 1,40,000 लोग मारे गए थे। अबुधाबी में 2020 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप 2 के मैच में नामीबिया का सामना स्कॉटलैंड से हो रहा है। नामीबिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक स्कॉटलैंड ने 10 ओवर में 4 विकेट पर 43 रन बना लिए हैं। उधर अबुधाबी में ही ग्रुप 1 के मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। 125 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 14 ओवर और 1 गेंद में हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में मुक्त, खुले और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र पर फिर से जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाओं ने देश के सभी क्षेत्रों में विकास में योगदान दिया। सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी और अमृत के दूसरे चरण के परिचालन दिशा निर्देश जारी किए। लोकसभा की 3 सीटों और 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान आज समाप्त, मतदान शनिवार को। शिक्षा मंत्रालय ने 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम ITEP को अधिसूचित किया। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से पंजीकरण शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के प्राचीन मलाड़ा गांव भीषण आग दुर्घटना में दर्जनों घर और 150 लोग प्रभावित। प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 103 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.19%।
जापान में परमाणु बम हमले में बचे 96 वर्षीय सुनो सुबई का निधन और अबुधाबी में 2020 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। स्कॉटलैंड के साथ मैच में नामीबिया टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।